Okay, so we will go ahead with next topic. अगला टॉपिक है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी. अगर आपको याद होगा तो हमने रोटेशनल मोशन का जो पार्ट स्टार्ट किया था, सबसे पहला टॉपिक हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी. तो मैंने आपको बताया था कि तीन टॉपिक आएंगे जिसका डेरिवेशन मोर और लेस सेम है. एक था काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, दूसरा है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, तीसरा आएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी. ये तीनों का डेरिवेशन लगभग सेम है. तो टुडे वी विल गो अहेड विथ फर्स्ट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी. टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी. तो हमारे पास एक रिजिड बॉडी है ऑफ आर्बिट्री शेप, रैंडम शेप का रिजिड बॉडी है. ये जो रैंडम शेप का बॉडी है, इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सम पॉइंट O. तो ये बॉडी रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सम पॉइंट O. तो एक्सिस कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है? O पॉइंट में से. मैंने आपको बताया था कि तीन ये जो टॉपिक है डेरिवेशन सेम है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज है. काइनेटिक एनर्जी का जब एक्सप्रेशन डिराइव करते हो तब आप बोलते हो स्पीड इज कांस्टेंट. तो आप ऐसा बोलते हो उसमें, consider a rigid body rotating about an axis passing through some point O with constant angular speed. टॉर्क के केस में आपको बोलना पड़ेगा with constant angular acceleration अल्फा. गुड. और फिर वापस से एंगुलर मोमेंटम के इक्वेशन को जब डिराइव करोगे तो वापस से स्पीड कांस्टेंट होगा. तो कौन कांस्टेंट है? स्पीड, अल्फा एंड वापस से स्पीड. काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन में कौन कांस्टेंट है? स्पीड. टॉर्क में एंगुलर एक्सेलेरेशन मतलब कौन? अल्फा. और एंगुलर मोमेंटम के केस में वापस से ओमेगा. तो हमारे पास एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी था. तो लेट अस कंसीडर अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, या फिर रिजिड बॉडी रोटेटिंग. अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस passing through some point O, passing through some point O with constant angular acceleration alpha, with constant angular acceleration alpha. आपको याद होगा तो ये जो बॉडी है इसको हमने इमेजिन किया था टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स of mass m1, m2, m3, m4, mn at perpendicular distances r1, r2, r3, r4, rn. हाँ, बाकी के पार्टिकल भी है, मैं बाकी सब तो नहीं दिखाने वाला. अब इसका मास है m1, इसका डिस्टेंस है r1, इसका है m2, इसका है r2, इसका मास है m3, डिस्टेंस है r3, मास है m4, डिस्टेंस है r4, मास है mn, डिस्टेंस है rn. तो बहुत सारे टॉपिक में ये बार बार आपको लिखना पड़ेगा. चलो मैं अभी लिख देता हूँ, लेकिन आगे से मैं नहीं लिखने वाला ये सब. तो इमेजिन द बॉडी इज मेड अप ऑफ. ये बॉडी किससे बना है? ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. और जो पार्टिकल्स है इसके मासेस को क्या डिनोट किया है तुमने? m1, m2 अप टू mn. और इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब मिनिमम डिस्टेंस कितना है एक्सिस से? r1, r2, rn. करेक्ट. गुड. ऑफ कोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का जब हम लोग इक्वेशन डिराइव कर रहे थे तो हमने ऐसा बोला था कि जब बॉडी रोटेट होगा तो बॉडी का हर एक पार्टिकल क्या करेगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. तो बॉडी का टोटल एनर्जी कहां से आ रहा है? ये सारे पार्टिकल के एनर्जी के एडिशन से आ रहा है. ऐसे ही किया था ना हमने. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टिकल. ऐसा ऐड करते गए थे. यहाँ पे भी वैसा ही है. बॉडी रोटेट हो रहा है और रोटेशन कब होता है? जब टॉर्क एक्ट हो. जैसे एक ऑब्जेक्ट को अगर आपको लीनियर मोशन में लाना है
तो लीनियर मोशन में लाने के लिए क्या एक्ट होना चाहिए? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। वैसे ही बॉडी के रोटेशन के लिए बॉडी पे क्या एक्ट होना चाहिए? एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क। बॉडी पे टॉर्क एक्ट हो रहा है, मतलब किस पे टॉर्क एक्ट हो रहा है? पार्टिकल्स पे। तो हम लोग पहले हर एक पार्टिकल का टॉर्क फाइंड कर लेंगे। अब हर एक का करने से पहले एक सिंगल पार्टिकल का फाइंड कर लो। तो हमने 11 में देखा था। सो वी नो दैट हमको क्या पता है? वी नो दैट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल is given by टॉर्क का फॉर्मूला था R बार क्रॉस F बार। ये 11th में ही आपने देखा था इन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, R बार क्रॉस F बार। अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज लिखोगे तो RF साइन थीटा। जब बॉडी रोटेट होगा, पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं तो रेडियस वेक्टर ऐसा होता है और फोर्स होता है यहाँ पे। तो R और F में एंगल कितना है? 90। तो थीटा कितना आया? थीटा 90। थीटा कितना आएगा इस केस में? 90। कितना? 90। अब यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है फिर, क्योंकि देखो जब आप लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे तो हमने क्या बोला था कि अगर मोशन यूनिफॉर्म है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, तो डायरेक्शन चेंज हुआ वेलोसिटी का, और एक्सेलरेशन आया ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, एक्सेलरेशन कहाँ होता है? टुवर्ड्स सेंटर। उसको बोला था हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो उसी डायरेक्शन में क्या होता है? फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, वहाँ पे स्पीड कांस्टेंट था, वहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो था। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन है। यहाँ पे बॉडी क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। तो इस केस में जो फोर्स होता है ना, वो आर को परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 90। तो साइन 90 कितना हो गया? 1। तो टॉर्क क्या आ गया? आर इंटू एफ। लेकिन एफ क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था लीनियर एक्सेलरेशन ए और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इसका क्या रिलेशन था? आर अल्फा। याद है क्या? ए इक्वल टू आर अल्फा, एक्स इक्वल टू आर थीटा, बी इक्वल टू आर ओमेगा एंड ए इक्वल टू आर अल्फा। ए इक्वल टू क्या था? आर अल्फा। पहला ही लेक्चर, इस चैप्टर का सबसे पहला लेक्चर। तो नहीं याद होगा तो अभी याद रख लो, लीनियर इक्वल टू आर इंटू एंगुलर। अगर लीनियर में मैं डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं एक्स, तो एंगुलर में होता है थीटा, तो एक्स इक्वल टू आर थीटा। लीनियर में मैं स्पीड लिख रहा हूं वी, एंगुलर में लिख रहा हूं ओमेगा, तो वी इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर में एक्सेलरेशन है ए और एंगुलर में है अल्फा, तो ए इक्वल टू आर अल्फा। तो ए इक्वल टू आर अल्फा लिख लिया। तो टॉर्क आ गया एम आर स्क्वायर अल्फा। करेक्ट? एम आर स्क्वायर अल्फा। सही है? बराबर है? गुड। यहां तक क्लियर? ये हमने फिलहाल एक सिंगल पार्टिकल के टॉर्क की बात की। जब बॉडी रोटेट हो रहा है तो सारे पार्टिकल्स रोटेट हो रहे हैं, मतलब सारे पार्टिकल्स पे टॉर्क एक्ट हो रहा है। तो पहले पार्टिकल का टॉर्क कितना होगा? तो टॉर्क ऑन फर्स्ट पार्टिकल टाउ 1 इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1। अल्फा 1 लिखेंगे नहीं, अल्फा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये पूरा बॉडी इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये बाकी सारे पार्टिकल इसी बॉडी के पार्ट है, तो जितना इस बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन है उतना सबका ही क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है। याद आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी में हमने ये बोला था कि ओमेगा सबका सेम है लेकिन वी सबका सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वी किस पे डिपेंड करता है? आर पे। सेम चीज यहाँ पे है, एक्सेलरेशन अल्फा सबका सेम है लेकिन ए सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए किस पे डिपेंड करता है? आर पे। तो अल्फा सेम है सबका। तो सेकेंड पार्टिकल पे कितना टॉर्क एक्ट हुआ? m2 r2 स्क्वायर अल्फा। थर्ड पे कितना हुआ? m3 r3 स्क्वायर अल्फा। तो nth पे कितना हुआ? mn rn स्क्वायर अल्फा। राइट? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन फाइंड करते टाइम पे भी तुमने यही बोला था
कि अगर मैं सारे के सारे पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी ऐड कर लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। यहां पे भी सेम है, अगर मैं सारे पार्टिकल्स के टॉर्क को ऐड कर लेता हूं तो मुझे मिल जाएगा टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी is tau equal to tau 1 plus tau 2 plus tau 3 plus tau n, बराबर। तो ये आ जाएगा आपके पास टाउ 1 क्या है, टाउ है, टाउ नहीं है वो, पहला टाउ दूसरा टाउ। टाउ 1 कितना है, m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस 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 mn rn स्क्वायर अल्फा। क्या कॉमन निकलेगा, अल्फा, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस 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 mn rn स्क्वायर अल्फा। ये याद है क्या, हाँ, समेशन mi स्क्वायर आयरन फ्रॉम 1 to n अल्फा। इसको हमने क्या बोला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क क्या आ गया, आई अल्फा। मैं वापस डिराइव करके देता हूं, लेकिन मैं आपको ट्रिक भी बताता हूं। चलो, ये डेरिवेशन में तो कोई ट्रिक नहीं हो सकता, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, प्रॉब्लम क्या आता है, एक तो क्वेश्चन नहीं समझ में आता फिजिक्स का, होता है ना सर, फिजिक्स समझ नहीं आया, फिर क्वेश्चन समझ में आ गया तो फॉर्मूला याद नहीं आता, तो फॉर्मूला याद रखते कैसे है। अगर तुमको लीनियर मोशन पता है ना, तो तुमको एंगुलर याद रखने की जरूरत है ही नहीं। लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर, उसका जुड़वा भाई बहन जो भी होगा वो रोटेशन में एंगुलर में होता है हाफ मास इनर्शिया था, तो यहाँ रोटेशनल इनर्शिया आएगा, वी स्पीड था तो यहाँ एंगुलर स्पीड आएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज न्यूटन्स का सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल टू, फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है, लीनियर मोशन, तो रोटेशनल मोशन कौन प्रोड्यूस करता है, टॉर्क। कौन करता है, टॉर्क। तो फोर्स की जगह पे क्या लिखोगे, एम के यहाँ पे क्या लिखोगे, ए के यहाँ पे क्या लिखोगे, तो वही तो डिराइव किया ना, टॉर्क इक्वल टू क्या, आई अल्फा, करेक्ट, गुड। अभी डिराइव कैसे किया वो देख लेते हैं। तो डिराइव करने के लिए हमने लिया एक रैंडम शेप का बॉडी, जिसको तुम बोलते हो आर्बिट्ररी शेप बॉडी। ये जो आर्बिट्ररी बॉडी है, ये रोटेट हो रहा था अबाउट सम एक्सिस पासिंग थ्रू सम पॉइंट ओ विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। जिस इक्वेशन में अल्फा आए वहां पे अल्फा कांस्टेंट बोल देना, जिसमें ओमेगा आए वहां पे ओमेगा कांस्टेंट बोल देना। ये जो बॉडी है, इसको हमने ऐसे इमेजिन किया दैट इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स of masses m1 m2 m3 mn. perpendicular distances are r1 r2 r3 rn। ये आ गया r1, ये आ गया r2, ये आ गया r3, ये आ गया rn। हमको फाइंड करना है कि इस बॉडी पे कितना टॉर्क एक्ट हो रहा है, क्योंकि बॉडी रोटेट हो रहा है, रोटेशन टॉर्क ही प्रोड्यूस करता है, तो इस पे टॉर्क एक्ट हो रहा होगा। तो टॉर्क कितना एक्ट हो रहा है ये फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, एक एक पार्टिकल से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं जनरल फॉर्मूला बना लूंगा टॉर्क का, हमने वो 11 में ही देखा था, आर बार क्रॉस एफ बार। इसको अगर मैं लिखता हूं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो आर एफ साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू है 90, इस केस में 90 आती है वैल्यू, तो साइन 90 कितना होता है 1, तो क्या हो गया आर एफ। एफ क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है अगर याद होगा तो आर अल्फा, तो क्या बन गया एम आर स्क्वायर अल्फा। अगर मुझे पहले पार्टिकल पे कितना टॉर्क है ये फाइंड करना है, तो टॉर्क 1 इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर अल्फा, टॉर्क 2 इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर अल्फा, टॉर्क ऑन nth पार्टिकल टाउ n इक्वल टू mn rn स्क्वायर अल्फा। तो टोटल टॉर्क acting on the body is
τ1 प्लस τ2 प्लस τn, m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस 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 mn rn स्क्वायर अल्फा, अल्फा निकाल लिया कॉमन, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस 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 mn rn स्क्वायर साथ में अल्फा। ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये कौन है? ये i है, i अल्फा। हाँ, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर मैंने डायरेक्टली लिख दिया i, तो हो गया डिराइव, हो गया। गुड, सिंपल, सिंपल है ना, पक्का। और बोलते डिफिकल्ट है, क्या डिफिकल्ट है? कुछ नहीं। अभी हमको फाइंड करना है किसका इक्वेशन? एंगुलर मोमेंटम का। तो देखो नोट्स में अगला टॉपिक होगा, है ना, क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। तो अगला टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किसका? ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। लेकिन हम लोगों ने तो पहले ही बोल के रखा है रोटेटिंग बॉडी हमेशा क्या लेंगे? रिजिड। अब इसमें मैं ज्यादा लिखने का काम करूंगा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा ही है, तो मैं काम करूंगा यहाँ से कॉपी करूंगा, वहाँ पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि सब कुछ तो सेम ही है, थोड़ा थोड़ा चेंज है। आपको जब एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन चाहिए तो बॉडी वैसा ही है। हमारे पास एक बॉडी है जो रोटेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ। सिर्फ इतना डिफरेंस है दैट द बॉडी इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो ओमेगा अल्फा ओमेगा ऐसा याद रखना, या फिर ऐसा याद रखना जिसके फाइनल इक्वेशन में ओमेगा आए वहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट, जहाँ पे अल्फा है वहाँ पे अल्फा कांस्टेंट, बराबर। गुड। फिर बाकी कहानी तो वही है। क्या कहानी है? कहानी स्टोरी सेम, स्टोरी के कैरेक्टर भी सेम है। कौन कैरेक्टर है यहाँ पे? रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी, consider a rigid body rotating about an axis passing through some point O with constant angular acceleration की velocity ओमेगा। बाकी भी सब कुछ सेम ही है। वही, imagine the body is made up of large number of particles of masses m1 m2 m3 at distances r1 r2 r3 rn from axis of rotation। सिर्फ यहां से आगे अब थोड़ा सा चेंज होगा। पिछले इक्वेशन में आपको टोटल टॉर्क फाइंड करना था, तो क्या किया आपने एक पार्टिकल लिया, पहले सिंगल पार्टिकल पे कितना टॉर्क हो रहा है वो कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे क्या फाइंड करना है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किसका होता है? जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो। यहाँ पे सर्कुलर मोशन कौन परफॉर्म करेगा? हर एक पार्टिकल। तो इसमें इस केस में पहले क्या फाइंड करेंगे? हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। तो देखो सेम एकदम सेम है। टॉर्क एक्टिंग ऑन, वी नो दैट टॉर्क ऑन अ पार्टिकल इज गिवन बाय, सिमिलरली वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, angular momentum of a particle is given by, यह भी हमने 11th में देखा था, L बार इक्वल टू R बार क्रॉस P बार, तो मैग्नीट्यूड वाइज RP साइन थीटा। यहां पे भी एंगल होता है 90। क्यों होता है? पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन। रेडियस होता है सेंटर से सरकमफ्रेंस की तरफ। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? टेंजेंशियल। टैंजेंट, ये टैंजेंट है, द फिंगर आई एम शोइंग इज टैंजेंट। ये कौन है? रेडियस। तो देखो रेडियस और टैंजेंट में कितना एंगल है? 90। वेरी गुड। रेडियस और टैंजेंट, रेडियस r, टैंजेंट वेलोसिटी। व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी का है वो डायरेक्शन मोमेंटम का है, बराबर। तो फिंगर मतलब वेलोसिटी, मतलब कौन? मोमेंटम। पेन मतलब कौन? रेडियस। तो मोमेंटम और रेडियस में कितना एंगल है? 90। वेरी गुड। तो थीटा कितना है?
कितना है 90, तो साइन 90 कितना है 1 है ना। एल इक्वल टू आर पी, लेकिन पी कौन होता है एम वी होता ना एम वी, और वी कौन होता है, वी कौन होता है आर ओमेगा। तो एल क्या हो गया एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो जो पहला पार्टिकल है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है L1 इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, दूसरा कितना है m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, nth पार्टिकल का कितना होगा mn rn स्क्वायर ओमेगा। तो therefore total angular momentum of the body is कितना L1 प्लस L2 प्लस 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 Ln। इसमें से L1 कितना है, L1 कितना है m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस 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 mn rn स्क्वायर ओमेगा। तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस 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 mn rn स्क्वायर, और ओमेगा विल बी कॉमन आउटसाइड। तो ये आ गया समेशन mi ri स्क्वायर, i रन्स फ्रॉम 1 to n ओमेगा। तो ये कौन है I, तो L इक्वल टू आई ओमेगा। और वापस से अगर ये इक्वेशन याद रखना है तो सेम ट्रिक है, लीनियर मोमेंटम इज m इंटू वी, एंगुलर मोमेंटम मास की जगह पे I, v की जगह पे ओमेगा, तो L इक्वल टू आई ओमेगा। गुड। और ये जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ ना, ये सीईटी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम प्रैक्टिकली सोचो 16 चैप्टर 12 के, 7 चैप्टर 11 के, तो 23 तो हो ही गए ऑन एन एवरेज। एक चैप्टर में मैं एवरेज या फिर चलो लोअर काउंट कर लेता हूँ, कम से कम एक चैप्टर में 20 क्वेश्चन होंगे, 20 फॉर्मूला होंगे, फॉर्मूला। तो 23 चैप्टर्स में कितने हो गए 460, तो भी 460 फिजिक्स के, ऐसे फिर मैथ्स के, ऐसा केमिस्ट्री के मिला के 1500 हो गए। केमिस्ट्री में से रिएक्शन याद रखते रखते ही तो पॉसिबल होगा क्या, नहीं। तो सबसे कम एफर्ट्स और सबसे ज़्यादा स्कोर प्रैक्टिकली स्पीकिंग फिजिक्स में होता है। और मैं ऐसे सिर्फ फेंक नहीं रहा हूँ, 10 साल से ये टीचिंग मेथड जो मैं बता रहा हूँ ना, 10 साल से रिजल्ट आते ही इसके लिए है, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती ना, कैसे याद रखोगे हर चीज़, नहीं होता। तो वहाँ पे तुमको ट्रिक बनाने हैं, और वो फिजिक्स में ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि मैथ्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मेथड स्टेप 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 स्टेप। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस वो सबसे प्रॉब्लमेटिक होता है याद रखना, ये ईजी है, फिर याद आएगा। अब ये डेरिवेशन में वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। चलो अभी डेरिवेशन में मैं कुछ लिखूंगा नहीं, सिर्फ अभी देखते हैं कि कितना याद है। क्या फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम। किसका एंगुलर मोमेंटम, उसी का होता है जो रोटेट हो रहा हो। तो यहाँ पे रोटेट कौन हो रहा है, रिजिड बॉडी विथ कांस्टेंट स्पीड। कौन सा स्पीड, एंगुलर स्पीड। यहाँ तक क्लियर, गुड। हमको फाइंड करना था एंगुलर मोमेंटम। ये जो रिजिड बॉडी है वो किससे बना है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कहां से आएगा, सारे पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का क्या करोगे, एडिशन। तो पहले एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना, व्हाट इज द फॉर्मूला, आरपी साइन थीटा। थीटा कितना होता है 90, साइन 90 कितना होता है 1। तो एल क्या आ गया, आरपी। पी क्या आ गया, एम वी। पी इज एम वी ना, तो एल इज एम आर वी, और वी क्या होता है आर ओमेगा। तो क्या बन गया, एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो पहले पार्टिकल का कितना आ गया, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा।
दूसरे का m2r2 स्क्वायर ओमेगा, nth का mn स्क्वायर ओमेगा। अब मैं टोटल फाइंड करना, सबको क्या करूंगा, ऐड। तो m1r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस mn स्क्वायर ओमेगा, कॉमन कौन है, ओमेगा बार, क्या बचा, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट के अंदर तुमने लिखा है m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर, ये कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। तो L इक्वल टू क्या आ गया, I ओमेगा, हो गया एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन डिराइव। अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। प्रिंसिपल मतलब लॉ, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है ना, वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जैसा ही है। अब जिनको लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन नहीं पता, वो 11 में था, और जहां जहां 11 का कॉन्सेप्ट चाहिए होगा मैं वहां बता ही दूंगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ याद है, क्या था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एवरी पार्टिकल रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस it is acted upon by external unbalanced force। बराबर, आगे आके बैठो। ये आपके लिए अच्छा है, हर दिन थोड़ा थोड़ा खाओ, हेल्थ तगड़ी रहती है एकदम बढ़िया। नहीं तो एकदम एग्जाम के टाइम पे फिर ढूंढते स्टूडेंट कॉपी सेंटर है कि नहीं मेरा, ऐसा नहीं करना, अच्छे से पढ़ लो। हाँ, एंड डोंट गेट ऑफेंसिव, आपके लिए बोलता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा एज सच। नन ऑफ यू आर माई पर्सनल एनिमीज एंड नन ऑफ यू विल बी माई एनिमीज इन फ्यूचर ऑल्सो। तो एनीवेज, अब ध्यान दो, मैं बता रहा था आपको, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको सिर्फ इतना बताता है कि अगर एक पार्टिकल रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब वो जा रहा है कहीं पे विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो वहीं पे उतनी वेलोसिटी तक जाता रहेगा। ये होता है एक स्टेट ऑफ मोशन। अब इसका स्टेट चेंज करना मतलब इसका वेलोसिटी चेंज करना, वो कब तक नहीं होगा, जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है तब तक। व्हाट इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा हूं तो वेलोसिटी चेंज हुआ क्या, नहीं, मतलब मोमेंटम चेंज हुआ क्या, नहीं। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सिर्फ इसको लिखते कैसा है, इट स्टेट्स दैट the momentum of a body remains constant if the external force applied on that body is 0। मतलब अगर एक बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा मतलब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में हमने ऐसा बोला था, इट स्टेट्स दैट if the external force acting on a system or a body is 0, then the linear momentum of the body remains constant। क्योंकि मैं वापस बता रहा हूं, अगर मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं तो वेलोसिटी चेंज हुआ क्या, नहीं। मोमेंटम चेंज हुआ क्या, नहीं। तो मोमेंटम का वैल्यू क्या है, सेम है, मतलब क्या है, कांस्टेंट है। तो लीनियर मोशन में जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, क्या कांस्टेंट होता है, क्या कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी मतलब क्या, मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। इसी को अभी तुम एंगुलर फॉर्म में सोचो, अगर एक बॉडी रोटेट हो रहा है उसके पास लीनियर मोमेंटम है कि एंगुलर मोमेंटम है, गुड। अगर उस पर मैं एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा रहा हूं, जैसे फोर्स लीनियर वेलोसिटी चेंज करता है वैसे ही टॉर्क एंगुलर वेलोसिटी चेंज करता है। तो अगर एक बॉडी पे टॉर्क नहीं लग रहा है तो उसका एंगुलर स्पीड क्या रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट। एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होना मतलब क्या, कांस्टेंट होना, एंगुलर मोमेंटम। वेरी गुड, समझ में आया, पक्का पक्का। तो इसको इंग्लिश में लिखना है, स्टेटमेंट लिख लो पहले, इसका बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। अभी इसको कैसे लिखोगे, इट स्टेट्स दैट
दैट इफ द एक्सटर्नल टॉर्क, वहां पे फोर्स बोला था, यहां पे टॉर्क बोल रहे हो। हाँ, थोड़ा नोट्स में मैंने सिर्फ ग्रामर चेंज किया। अब इसको ऐसा क्यों रख रहा हूं, क्योंकि 11th में जो तुमने लीनियर मोमेंटम कॉन्स्टेंट देखा था, सेम उस टाइप से लिख रहा हूं। इट स्टेट्स दैट इफ द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन वहां पे क्या कांस्टेंट था, लीनियर मोमेंटम। यहां पे क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। देन द एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर इज कॉन्जर्व्ड, बराबर, करेक्ट, ऐसा ही लिखा है। थोड़े से वर्ड्स चेंज किए मैंने। देखो नोट्स में मैंने ऐसा लिख के दिया आपको, ऐसा बोला है वहां पे, इट स्टेट्स दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज कंजर्व्ड और रिमेन्स कांस्टेंट इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो। तो वही तो लिखा है, सेम है, सम वर्ड्स हियर एंड देयर, कोई बात नहीं। तो अब इसको प्रूव भी तो करना पड़ेगा ना। क्या प्रूव करना पड़ेगा कि अगर टॉर्क की वैल्यू जीरो आई तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, बराबर। टॉर्क की वैल्यू जीरो आई तो कौन कांस्टेंट है, वेरी गुड। तो वी नो दैट, आपको पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर बार क्रॉस पी बार, पता है ना, होना ही चाहिए, अभी तो डिराइव किया था ना, गुड। अब एक काम करो, डेरिवेटिव ले लो। डिफरेंशिएटिंग, डेरिवेटिव लेना मतलब डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैं क्यों कर रहा हूं वो बताता हूं। कोई भी चीज कांस्टेंट कब होती है, जब उसका डेरिवेटिव क्या हो, जीरो। तो एनीथिंग इज कांस्टेंट, एनीथिंग मतलब एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कांस्टेंट व्हेन द डेरिवेटिव इज जीरो। तो अगर मैंने शो कर दिया कि एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेटिव जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। तो अब एक काम करते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। डी डी टी ऑफ एल बार इक्वल टू डी डी टी ऑफ आर बार क्रॉस पी बार, बराबर, पक्का पक्का, श्योर। फिर आपको याद है क्या, डेरिवेटिव का एक रूल है जिसको तुम बोलते हो प्रोडक्ट रूल। पहले का डेरिवेटिव लेते हो, दूसरे को कांस्टेंट रखते हो, प्लस पहले को कांस्टेंट रखते हो, दूसरे का डेरिवेटिव लेते हो, करेक्ट, सही है कि गलत है, सही है ना। आपने थोड़ा अलग सीखा हुआ है, नहीं मैं बताता हूँ, आप स्केलर फॉर्म में सीखा, ये वेक्टर फॉर्म है। आपने ऐसा बोला था वहां पे स्केलर फॉर्म में, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, वो वही है। प्रॉब्लम है कि ये स्केलर फॉर्म है, वो वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में तुम जो टर्म दूसरा है उसको दूसरा ही रखते हो, पहला नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार सेम होता है क्या, होता है नहीं, क्या डिफरेंस होता है, डायरेक्शन। ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार, दे हैव अपोजिट डायरेक्शंस। तो जब तुम वेक्टर फॉर्म में लिखते हो ना, तो पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा कांस्टेंट पहले का डेरिवेटिव नहीं चलता। पहले का डेरिवेटिव दूसरा कांस्टेंट, पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव, सिर्फ क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तुमने अगर ऐसा लिखा होता, पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा कांस्टेंट पहले का डेरिवेटिव, तो डायरेक्शन अपोजिट आ जाते। क्या आते, डायरेक्शन अपोजिट। तो मैंने इसके लिए सीक्वेंस चेंज नहीं किया, पहले का डेरिवेटिव लिया, दूसरे को वैसे रख दिया, पहले को वैसे रखा, दूसरे का डेरिवेटिव लिया। आ गया समझ में। एक बात बताओ, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी डेरिवेटिव ऑफ किसका डेरिवेटिव होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का, बराबर। तो ये डी आर बाई डी टी कौन है, कौन है, ये कौन है, डी आर बार बाई डी टी कौन है, वेलोसिटी है। ये कौन है, ये वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव मतलब v बार क्रॉस t बार प्लस न्यूटन सेकेंड लॉ, याद है क्या, सेकेंड लॉ, यस। फोर्स क्या होता है, dp बार बाय dt। तो ये कौन है, फोर्स है, वेरी गुड, गुड।
अब मैंने अभी अभी बताया था, मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। अरे मोमेंटम p बार इज मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी प्लस, अभी तो बताया था मैंने, अभी आज की क्लास में और एक चीज बताई है, ये देखो, ये देखो, ये कौन है, टॉर्क है ना, ओके, टॉर्क है, टाउ है, ये टाउ, ऐसा कोई अपने ताऊ को भूलता है क्या, वो कौन है, ताऊ है, कौन है वो, ताऊ, तो ये ताऊ है, ताऊ, ओके। जोक्स अपार्ट, थोड़ा सा याद रखने के लिए ऐसे मेरे फालतू के जोक्स सेंड करने पड़ेंगे। मास स्केलर होता है और वेक्टर प्रोडक्ट में स्केलर फ्लेक्सिबल होता है, मतलब तुम इसको यहां लिखो या फिर इसको यहां लिखो या फिर इसको यहां लिखो या फिर इसको बाहर लिखो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्केलर है। देखो मैं बताता हूं क्यों फर्क नहीं पड़ता, अच्छे समझ लो क्यों फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास a इंटू टू बी था, बराबर, a इंटू टू बी मतलब 2ab, मैंने इसको 2a इंटू बी लिखा, मैंने इसको 2a इंटू बी लिखा, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। हाँ तो फिर स्केलर को तुम कहीं भी लिख दो, तो जो मास है ना वो स्केलर है, उसको मैं एक काम करता हूँ बाहर लिखता हूँ, इसको बाहर लिख दिए, v बार क्रॉस v बार प्लस टॉर्क। व्हाट इज v बार क्रॉस v बार, व्हाट इज a बार क्रॉस b बार, ए बी साइन थीटा, थीटा क्या होता है उसमें, थीटा उस केस में a और b में एंगल होता है थीटा, v बार और उसका खुद के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या आएगा वी वी साइन थीटा, थीटा कितना है, जीरो, जीरो ना, ईस्ट का ईस्ट के साथ एंगल कितना है, जीरो, वेस्ट का कितना है, तो v का v के साथ कितना है, जीरो, तो एंगल जीरो, तो साइन जीरो इज जीरो, तो ये क्या हो गया, जीरो, तो पहला टर्म हो गया जीरो, सिर्फ बचा कौन, टॉर्क। अब स्टेटमेंट अगर तुमने पढ़ा होगा अच्छे से, तो स्टेटमेंट में बोला है इफ द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, अगर एक्सटर्नल टॉर्क भी जीरो हो गया तब कौन कॉन्जर्व्ड है, कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम। तो अगर मैंने बॉडी पे एक्सटर्नल टॉर्क लगाया ही नहीं, मतलब जीरो है, तो डी एल बार बाई डी टी की वैल्यू क्या है, डेरिवेटिव जीरो कब होता है, जब क्वांटिटी क्या हो, कांस्टेंट हो गया शो, हो गया, पक्का पक्का। तो क्या क्या स्टेप्स किए आपने, आपको प्रूव करना था, आपको पहले तो पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। इट स्टेट्स दैट if the resultant torque acting on a rotating rigid body is zero, then angular momentum is conserved, constant मतलब conserved, L इक्वल टू कॉन्स्टेंट शो करना है। हमने स्टार्ट किया L बार इक्वल टू R बार क्रॉस P बार, फिर मैंने लिया डेरिवेटिव, क्योंकि L कांस्टेंट शो करना है तो डेरिवेटिव जीरो है ऐसा बताना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव ले लिया, डी एल बार बाई डी टी इक्वल टू डी डी टी ऑफ आर बार क्रॉस पी बार, आर बार क्रॉस पी बार पे मैंने लगा दिया प्रोडक्ट टूल डेरिवेटिव का, जिनको प्रोडक्ट टूल पता नहीं कोई बात नहीं, आपका डेरिवेटिव जहां मैथ्स में जाते हो वहां स्टार्ट होगा तो पता लग जाएगा। तो डी आर बार बाई डी टी, ये पहला टर्म का डेरिवेटिव था, क्रॉस दूसरा टर्म कौन था, पी, तो डी आर बाई डी टी क्रॉस पी प्लस आर क्रॉस डी पी बाई डी टी, राइट, डी आर बाई डी टी क्रॉस पी प्लस आर क्रॉस डी पी बाई डी टी, लेकिन डी आर बाई डी टी कौन होता है, वेलोसिटी, तो पहले टर्म में बन गया v क्रॉस p और दूसरे टर्म में बन गया डी पी बाई डी टी था फोर्स, दूसरे टर्म में बन गया r क्रॉस f, क्लियर। p होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो v क्रॉस p मतलब v क्रॉस mv, m निकाल दिया बाहर,
तो एम वी क्रॉस वी, लेकिन वी क्रॉस वी क्या था, जीरो, उसको भूल जाओ। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा था, आर क्रॉस एफ, वो होता है टॉर्क, करेक्ट। तो डीएल बाई डी टी क्या आ गया, टॉर्क। अब टॉर्क भी जीरो हो गया, तो डीएल बाई डी टी क्या हो गया, जीरो। तो एल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, पक्का पक्का हो गया, गुड। अब हमको देखना है एक बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड ऑफ कोर्स आने वाले हाफ आवर में जो मैं पढ़ाऊंगा वो सीईटी के कम से कम 30 to 35 क्वेश्चंस है, मिनिमम 30। मतलब तुमको अगला टॉपिक समझा तो सीईटी के 30 टाइप के क्वेश्चन वो अगले हाफ एन आवर में तुम्हारे हो जाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा स्लो भी जाऊंगा और मैं आपको जहां जहां जरूरत है ट्रिक्स भी बताते जाऊंगा, तो ध्यान देना। अगला टॉपिक है रोलिंग मोशन, है क्या, रोलिंग मोशन है ना, रोलिंग मोशन। अब ये रोलिंग मोशन क्या होता है वो समझ लो पहले। हमने अब तक इस चैप्टर में दो टाइप के मोशन देखे हैं, दो टाइप के। एक है ये, कौन सा, लीनियर, ठीक है। दूसरा, इफ यू रिमेंबर, पानी है इसमें वैसे, ओके चलो कोई बात नहीं। दूसरा सर्कुलर कि रोटेशनल, कौन सा मोशन है ये, रोटेशनल। तो अब तक तुमने इस चैप्टर में सीखे हैं दो मोशन, एक है लीनियर और एक है रोटेशन। अगर एक बॉडी ये दोनों मोशन एक साथ परफॉर्म कर रहा है उसको बोलते हैं रोलिंग मोशन। क्या बोलते हैं उसको, रोलिंग मोशन। तो रोलिंग ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब हो क्या रहा है वो भी समझ लो। सपोज जैसे आपकी गाड़ी का टायर, साइकिल का टायर, तो व्हेन व्हीकल मूव्स अहेड, जब गाड़ी चलती है तो टायर के साथ क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। टायर का जो सेंटर है ना, मतलब जो सेंटर पे जो पार्टिकल है, सिर्फ वो एक ऐसा पार्टिकल है जो प्योरली लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, क्योंकि वो सेंटर पे है। तो पूरा बॉडी रोटेट भी होगा लेकिन सेंटर का पार्टिकल रोटेट नहीं होता। वो क्या करता है, लीनियर मोशन, ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म करता है। सेंटर छोड़ के पूरा बॉडी क्या कर रहा है, रोटेशन। अगर नहीं इमेजिन कर पा रहे तो करवा लेता हूं। सपोज सेंटर का पार्टिकल छोड़ के कोई और पार्टिकल था, यहां था, जब बॉडी आगे जाएगा तो पता है ये पार्टिकल कैसे जाएगा, मतलब क्या कर रहा है ये, रोटेशन। तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास प्योरली क्या करता है, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, बराबर। बाकी बॉडी क्या कर रहा है, रोटेशन। तो व्हेन अ बॉडी लाइक अ स्फीयर, डिस्क, रिंग एक्सेट्रा rolls on a surface, the motion of the body is the combo पता ना, कॉम्बो मूवी देखने गए, कॉम्बो पॉपकॉर्न प्लस पेप्सी। तो एनीवेज कॉम्बिनेशन मतलब दो चीजें है, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन, ट्रांसलेशन मोशन का, ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। किसका ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंड रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी। बाकी पूरा बॉडी क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है ऑफ द बॉडी, बराबर। और एक चीज याद रखना, जब तुम रोलिंग मोशन बोलते हो तो रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन होता है, क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि इमेजिन अगर फ्रिक्शन नहीं होता, जब फ्रिक्शन नहीं होता तो ऑब्जेक्ट स्लिप होता है, स्किड होता है ना, कभी कभी तुम भी स्लिप हो जाते हो। द रियल रीजन बिहाइंड स्लिपिंग या स्किडिंग इज देयर इज नो फ्रिक्शन। हम बोलते हैं वो सरफेस चिकना था, स्मूथ था, मतलब फ्रिक्शन नहीं था। तो जब फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या क्या होता है, फ्रिक्शन अगर नहीं हो ना तो इमेजिन करो, फ्रिक्शन नहीं अगर होगा
तो बॉडी क्या होगा, स्लिप होगा, स्किड होगा। अगर बॉडी स्लिप या स्किड हो रहा है तो बॉडी का एक ही पॉइंट है जो कंटिन्यूअसली सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, सिर्फ एक पॉइंट, सिर्फ ये वाला पॉइंट है जो कांटेक्ट में है सरफेस के साथ, करेक्ट। अगर ऐसा हो तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। अगर ऐसा हो तो क्या होता है समझ लो। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो देखो क्या होगा, इमेजिन क्या होगा। ये जो बॉडी है ना, बॉडी, इस बॉडी के सारे पार्टिकल अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो सारे पार्टिकल पता है क्या परफॉर्म करेंगे, लीनियर मोशन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब तुम रोलिंग मोशन की बात करते हो तो फ्रिक्शन है कि नहीं है, फ्रिक्शन है। और जब फ्रिक्शन हो, बॉडी रोल हो, तो ये जो पॉइंट है, सेम पॉइंट कभी भी कांटेक्ट में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, देखो ऐसा है, जब बॉडी रोल हो जाएगा, आगे जाएगा, तो ये पॉइंट पीछे आ जाएगा और ये पॉइंट यहां आ जाएगा। बॉडी जब और आगे जाएगा तो जो पॉइंट सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ रहा है वो चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सीईटी में जब क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको डायरेक्टली नहीं बोलते, आपको ऐसा ही बोल देंगे, देयर इज अ बॉडी विच इज मूविंग ऑन द सरफेस सच दैट द पॉइंट ऑफ द बॉडी विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस इज सेम थ्रू आउट। सेम पॉइंट होना मतलब फ्रिक्शन होना क्या, नहीं। तो बॉडी का मोशन कौन सा हो गया, लीनियर। लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, बराबर, करेक्ट। तो ये वर्ड्स अभी याद रखना, बहुत काम में आएगा। अब हमने तो बोल दिया कि बॉडी रोल हो रहा है, रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। देयरफॉर टोटल एनर्जी इज आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर बॉडी के पास दो टाइप के मोशन है, लीनियर मतलब ट्रांसलेशनल और रोटेशन, तो एनर्जी भी तो दो टाइप की है ना, कौन सी, ट्रांसलेशनल और कौन सी, रोटेशनल, करेक्ट। ट्रांसलेशनल मोशन का एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, बराबर। और रोटेशन क्या होता है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। यहां तक क्लियर। अब इसके बाद रियल पिक्चर चालू होगा, तो अभी ध्यान दो, एकदम अच्छे से ध्यान दो। आपको याद है हमने जब रेडियस ऑफ गायरेशन डिफाइन किया था तो I हमने बोला था वो होता है mk स्क्वायर, याद आ रहा है, I इक्वल टू mk स्क्वायर लिखा था हमने। और ओमेगा इज v बाय आर, v इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज v बाय आर। तो E इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन पे पर्टिकुलरली ध्यान होना चाहिए। मेरे पास एक रिंग है, मेरे पास एक डिस्क है, मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है, मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है। चार टाइप की बॉडी ली है मैंने, सबका मास सेम है, सबका वेलोसिटी भी सेम है, सही है, बराबर। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी दोनों में से कौन सेम है, चार बॉडी थे अलग अलग शेप के, चारों का मास सेम था, चारों का रेडियस भी, चलो रेडियस छोड़ दो, मास तो सेम मान लो, सेम था, स्पीड सेम था। चारों बॉडी रोल हो रहे हैं, रिंग भी रोल हो रहा है, डिस्क भी रोल हो रहा है, हॉलो सॉलिड स्फीयर भी रोल हो रहा है। चारों का कौन सा एनर्जी सेम है, ये इक्वेशन देख के बताओ कौन सा सेम है, ट्रांसलेशनल, क्योंकि ट्रांसलेशन किस पे डिपेंड करता है, मास और स्पीड पे। लेकिन रोटेशन में क्या आ गया कि रेडियस ऑफ गायरेशन, याद है कि मैंने बताया था कि रेडियस ऑफ गायरेशन हर एक बॉडी का सेम नहीं होता। रिंग का क्या होता है, k इक्वल टू आर, डिस्क का क्या होता है, k इक्वल टू आर बाई टू, हॉलो स्फीयर का क्या होता है, k इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2/3r, और सॉलिड का क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2/5r। तो जब चार बॉडी अलग अलग शेप के, सेम मास सेम स्पीड रोल हो रहे हैं, तो चारों का क्या सेम है, ट्रांसलेशन एनर्जी। तो चेंज कहां से आ रहा है,
रोटेशनल एनर्जी, याद रखना, मैं तुमको पूरा टेबल बना के दूंगा। तो अभी मैं एक काम करता हूं, मैं फिलहाल हाफ mv² को कॉमन निकाल लेता हूं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो पहले टर्म में क्या बचा, क्या बचा 1, दूसरे टर्म में क्या बचा k²/r²। वेरी गुड। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए काम करते हैं, एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। हाँ छोटा सा ही है। टाइप ऑफ बॉडी, उस बॉडी का k वैल्यू, उस बॉडी का k²/r², उस बॉडी का ट्रांसलेशनल एनर्जी, उस बॉडी का रोटेशनल एनर्जी और उस बॉडी का टोटल एनर्जी। तो टाइप ऑफ बॉडी k²/r², ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, टोटल एनर्जी। और जब हम लोग सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इस टेबल में से ही आ रहे हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमको 4 टाइप के बॉडीज डिस्कस करने हैं। रिंग, लेकिन याद होगा तो आपको, रिंग इज लाइक हॉलो सिलेंडर, याद आ रहा है। डिस्क, डिस्क इज लाइक सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर। उसके बाद हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। उसके बाद सॉलिड स्फीयर, बराबर। रिंग के लिए k की वैल्यू क्या थी, इधर क्या थी, इधर क्या थी, और ये क्या था, वेरी गुड। व्हाट इज k²/r², क्योंकि k इक्वल टू r, तो k/r इज 1, तो k²/r² इज 1। k इक्वल टू r/2, तो k/r इज 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2, ये 2/3, ये 2/5। ट्रांसलेशनल एनर्जी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबका सेम है कि नहीं। अभी तो बताया मैंने, सबका सेम है कि नहीं, सबका सेम, यस। अब और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, तुम जब फॉर्मूला डिराइव करते हो ना, थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, समझ में आएगा। व्हाट इज ट्रांसलेशनल एनर्जी, व्हाट इज रोटेशनल एनर्जी, हाफ mv² k²/r²। क्या समझ में आया यहां से, ट्रांसलेशनल एनर्जी को जब तुम k²/r² से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है, वेरी गुड। तो तुमको समझ में आया मैंने दो कॉलम क्यों डाले। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये मिल गया हाफ mv², इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो mv²/4, इसको इससे कर लो तो mv²/3, इसको इससे कर लो मल्टीप्लाई तो mv²/5। वेरी गुड, बराबर, गुड। आखिरी के 2 कॉलम को ऐड कर लो तो टोटल मिल जाएगा, हाफ प्लस हाफ इज 1, 1/2 मतलब 0.5, 1/4 मतलब 0.25, 0.5 प्लस 0.25 0.75 मतलब 3/4, तो 3/4 mv²। 1/2 प्लस 1/3 5/6, तो 5/6 mv²। 1/2 प्लस 1/5 क्या, 7/10 mv²। ये लास्ट वाला क्वेश्चन सीईटी का क्वेश्चन है, PYQ। When a solid sphere rolls on a horizontal surface, the total energy of the sphere is 7/10 mv²। हो गया, गुड। अब हमने अब तक ना ये बॉडी को रोल करवाया हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, अब इसको रोल करवाएंगे इंक्लाइन प्लेन पे, इंक्लाइन प्लेन पे। तो अगला टॉपिक है रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, और वो आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, रोलिंग मोशन कहां पे, कहां पे, इंक्लाइन प्लेन पे, ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो ऐसा है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है
अब इस सरफेस को ऐसा इंक्लाइन कर लिया, ये जो एंगल बन गया इसको बोलते हो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। हमारे पास एक बॉडी है, जैसे फॉर एग्जांपल स्फीयर और डिस्क, वो इनिशियली हाईएस्ट पॉइंट पे है। इस हाईएस्ट पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ए, और इसको पकड़ के रखा है, मतलब इनिशियल स्पीड 0 है। और ये जो प्लेन है ना, प्लेन इंक्लाइन प्लेन, इसका जो लेंथ है, लेंथ वो है एस। क्या है वो? एस। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? एस। वेरी गुड, गुड। फिर ये रोल करते करते, रोल करते करते, रोल मतलब फ्रिक्शन है कि नहीं है, तो रोल करते करते यहां तक आया, यहां पे आके उसका स्पीड बन गया v। अभी देखो, यहाँ 0 स्पीड था, यहाँ पे कितना है? v। मतलब स्पीड का इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड चेंज हो रहा है। और जब स्पीड चेंज होता है तो क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो हमको एक्सेस का इक्वेशन भी डिराइव करना पड़ेगा, राइट? तो वो दोनों इक्वेशन आपको दिए होंगे, v और a। और लेकिन एक एक्स्ट्रा भी चीज में डिराइव करके दूंगा, a से b तक आने में कितना टाइम लग गया, उसको बोलते हो टाइम ऑफ डिसेंट। वो भी फाइंड कर लेंगे, वो एक्स्ट्रा है तो वो भी कर लेंगे। ये जो हाइट है ना, इसको बोल देंगे h। क्या बोल देंगे इसको? h। बहुत सिंपल केस है। ए पे बॉडी मूव हो रहा था क्या? नहीं, नहीं। तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या था? 0। तो सिर्फ कौन सा एनर्जी था? पोटेंशियल, क्योंकि हाइट है तो क्या है? पोटेंशियल। जैसे जैसे ये बॉल नीचे 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 आएगा, हाइट कम 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 होता जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होता जाएगा, स्पीड बढ़ता जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी गेन होता जाएगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी लॉस इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो ए से बी पे आया तो पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता गया, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बराबर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। नहीं होता है, ये रोलिंग मोशन है, इधर होता है हाफ mv², 1 प्लस k² बाय r²। इसलिए मैंने बोला रोलिंग, रोलिंग। ध्यान दो, सिर्फ ट्रांसलेशन होता तो तुम बोलते हाफ mv², करेक्ट था। बराबर, रोलिंग मोशन है, रोलिंग। बराबर, पक्का पक्का, ठीक, गुड, ओके। mm गया, v² इक्वल टू 2 वहां शिफ्ट कर दिया, अपॉन 1 प्लस k² बाय r²। तो v आ गया, क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ 2gh 1 प्लस k² बाय, ये बन गया फॉर्मूला। हो गया, गुड। अभी चाहिए एक्सेलरेशन। क्या चाहिए? काइनेमैटिक्स का कौन सा ऐसा इक्वेशन है, क्योंकि देखो तुमको पता क्या क्या है, u पता है 0, v तो पता लगा लिया ना तुमने, यस, और डिस्टेंस कितना है? s। ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो v, u, s और a को कनेक्ट करे? तो v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो v², v का स्क्वायर, ये v का स्क्वायर क्या था? 2gh अपॉन 1 प्लस k² बाय r²। u कितना है? 0, 2as, s। थोड़ा ध्यान दोगे यहाँ पे। इस डायग्राम से बताओ साइन थीटा, साइन थीटा इस डायग्राम से क्या आएगा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो रिमेंबर, s क्या आएगा? h अपॉन साइन थीटा। बराबर ना? बराबर ना? तो सब्स्टिट्यूट करो, s के पे क्या लिखोगे? h अपॉन साइन थीटा। सही है ना? h कैंसल, 2 कैंसल, साइन थीटा यहाँ पे गया, तो a इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k² बाय r²। यही इक्वेशन होगा, है ना? पक्का पक्का, ओके। अब लास्ट, टाइम ऑफ डिसेंट। नीचे आने में कितना टाइम लग गया उसको? अब तुमको क्या क्या पता है? तुमको v पता है, यस। तुमको u पता है, यस। तुमको a भी पता लग गया, यस। और पूछा क्या है? t।
टाइम ऑफ डिसेंट, तो टाइम ऑफ डिसेंट इसके लिए क्या यूज करोगे? v इक्वल टू यू प्लस 80। v कितना था? अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय u कितना है? 0। a कितना है? g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय इंटू टी। ये साइन थीटा को यहां लाता हूं तो डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस। अंडर रूट ऑफ 2gh, इस g को यहां लाता हूं तो क्या होगा? डिवाइड, और डिनोमिनेटर के अंदर भेज दिया तो g का स्क्वायर, और साथ में कौन है? 1 प्लस के स्क्वायर बाय, ये 1 प्लस के स्क्वायर बाय को यहां लाता हूं, क्या होगा? मल्टीप्लाई के डिवाइड, मल्टीप्लाई, और उसको मैं स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाता हूं तो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का स्क्वायर। वेरी गुड, गया गया, ये भी हो गया। तो क्या बचा? और ऑफ कोर्स उधर टाइम है, मैं तो टाइम नहीं लिखा, तो फाइन क्या कर रहे हो फिर? टाइम हो गया। तो ठीक है, आएगा 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, बन गया आपका फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ डिसेंट। अभी सिर्फ टाइम ऑफ डिसेंट नहीं है, आपको सिलेबस में ही नहीं है स्टेट बोर्ड के लिए, लेकिन ऐसा देखा गया है कि सीईटी में इस पे क्वेश्चन पूछे, तो अभी फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब आखिरी के 5 मिनट में एक सेम टाइप का टेबल बना लेंगे, टाइप ऑफ बॉडी, उसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, उसका वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन। यहां ध्यान दो, घाई मत करो, कहीं जाना नहीं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। टाइप ऑफ बॉडी, उसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, उसका v और उसका a। टाइप ऑफ बॉडी वहीं से स्टार्ट करेंगे, रिंग मतलब हॉलो सिलेंडर, डिस्क मतलब सॉलिड सिलेंडर, उसके बाद हॉलो स्पीयर, उसके बाद सॉलिड स्पीयर। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1, 1/2, 2/3, 2/5। मैं यहाँ पे फिलहाल इक्वेशन लिख देता हूँ। v आया था अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और a आया है g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। रिंग का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना है? 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1, तो 1 + 1 2, ऊपर 2 नीचे 2 कैंसल, तो अंडर रूट ऑफ gh। a g साइन थीटा अपॉन 1 + 1 2, तो g साइन थीटा बाय 2, बराबर। उसके बाद डिस्क, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज 1/2, 1 + 1/2 इज 3/2, नीचे 3/2 तो 2 गया ऊपर, अंडर रूट ऑफ 4gh/3। ये भी सीईटी का क्वेश्चन है। तो ये आखिरी का हाफ आज होता है रोटेशनल डायनामिक्स का, वो आपके सीईटी के मैक्सिमम क्वेश्चन इधर ही खत्म हो गए। गुड। अभी ये देख लो, ये 1 + 1/2 3/2, 2 गया ऊपर तो 2g sin θ/3, ये भी सीईटी में आया हुआ है, करते जाओ। इसलिए तो टेबल बना के दिया एक्स्ट्रा मैंने। ये 2/3, 1 + 2/3, 1 + 2/3, 5/3, 3 गया ऊपर, 3 × 2 6, तो रूट ऑफ 6gh/3, 3 की 5, 3 की 5, 1 + 1 + 2/3, 5/3, 3 गया ऊपर तो नीचे 5 बचा ना, अंडर रूट ऑफ 6gh/5, इधर 1 + 2/3, 1 + 2/3, 5/3, 3 गया ऊपर तो क्या आएगा? 3g sin θ/5, करेक्ट, बराबर। अब लास्ट 1 + 2/5, 7/5, 5 गया, अंडर रूट ऑफ 10gh/7, 1 + 2/5,
7/5, 5 गया ऊपर, 5g साइन थीटा बाय हो गया। अब इस पे और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं, वो हम देखेंगे सीईटी का जब स्टार्ट करेंगे तब। तो यहाँ तक आपका थ्योरी पार्ट हो गया खत्म। अगले लेक्चर में जो रोटेशनल डायनामिक्स के बचे हुए क्वेश्चंस है पहले वो सॉल्व होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे।